हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई एकेडमी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इसके पहले अपन ने टॉपिक्स कवर किए हैं शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अभी अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। ये उसका फर्स्ट लेक्चर होगा। अभी इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इस टॉपिक के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, है ना। ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और इस टॉपिक में क्या है मेन मेन पॉइंट्स वो मैं आपको इस लेक्चर में कवर करूंगा। फिर अगले लेक्चर से अपन इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये टॉपिक का नाम ही है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। अभी इस टॉपिक को अपन दो हाफ में डिवाइड करते हैं। एक केमिकल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरा केमिकल बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। अब पहले मैं आपको बताता हूँ ये चेंज क्या है। चेंज का मीनिंग अपने को पता है। चेंज मीन्स मतलब एक तरह का बदल होता है, एक तरह का सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाना, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज हो जाना, है ना। तो ये चेंजेस जो है ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जनरली अपन एकदम बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले तो कुछ चेंजेस होते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। सम चेंजेस आर, एक तरह से देखेंगे तो फास्ट चेंज, और कुछ होते हैं स्लो चेंज, है ना। सम चेंजेस आर वेरी फास्ट विच हैपन्स वेरी फास्टली, मतलब उस चेंज को होने के लिए जो टाइम लगेगा ना वो बहुत ही शॉर्ट टाइम लगेगा, ठीक है। और कुछ चेंज जो है बहुत स्लो होते हैं जिनको जो है बहुत लंबा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम सॉरी स्लो टाइम, हाँ स्लो चेंज के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, उसको बोलेंगे स्लो चेंज। अब फास्ट चेंज के बारे में अगर अपन बात करेंगे, एग्जांपल लेंगे तो बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर देखेंगे, है ना। फायर क्रैकर जब जलते हैं तो वो जो है बहुत फास्ट चेंज है, राइट। और स्लो चेंज की अगर बात करेंगे तो ग्रोथ ऑफ ट्री, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन, ये जो है स्लो चेंजेस है, रातों रात तो होते नहीं है। इस तरह की जो पहला चेंज है बेसिक एकदम, वो है फास्ट एंड स्लो। दूसरी बात करेंगे तो कुछ चेंजेस होते हैं नेचुरल और कुछ चेंजेस होते हैं मैन मेड। अभी आपको समझ में आ गया होगा, इसके मीनिंग में ही है, नाम में ही मीनिंग है। नेचुरल मतलब जो चेंजेस जो है नेचुरली होते हैं, है ना। जैसे कि ग्रोथ ऑफ ट्री है, कुकिंग ऑफ फूड इन द प्लांट वाया फोटोसिंथेसिस है, ये सब चेंजेस जो है नेचुरल है। सनराइज एंड सनसेट नेचुरल है। मैन मेड चेंजेस में आएगा कुकिंग ऑफ फूड, मेकिंग ऑफ फूड, ये सब चेंजेस जो है ये तो आते हैं मैन मेड में। अभी अगर आगे बात करेंगे तो कुछ चेंजेस होते हैं, सम आर पीरियोडिक and some are non-periodic changes. Periodic change and non-periodic change. अभी periodic change का मीनिंग क्या होता है? The type of change which happens after certain interval of time. एक पर्टिकुलर आप एक इंटरवल देखोगे टाइम का, तो उसके बाद अगर कोई चेंज रिपीट हो रहा है तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक चेंज। और नॉन पीरियोडिक उसका अपोजिट, कि द चेंज विच डू नॉट हैपन आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिपीट नहीं होता है, उसको बोलेंगे नॉन पीरियोडिक चेंज, राइट। अब पीरियोडिक चेंज का अगर अपन एग्जांपल देखेंगे तो रोटेशन ऑफ अर्थ ले सकते हैं अपन, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। और अगर और क्या हो जाएगा रोटेशन ऑफ अर्थ के बाद, सनराइज एंड सनसेट, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, रिपीट होते हैं, सनराइज एंड सनसेट। और अगर नॉन पीरियोडिक की बात करेंगे तो नॉन पीरियोडिक में क्या आएगा, जैसे कि अर्थक्वेक। ऐसे होता है कि रोज सुबह सुबह 6 बजे अर्थक्वेक आता है क्या बिना चुके टाइम के? ऐसे तो नहीं होता है ना। अर्थक्वेक तो कभी भी आता है, वो कोई पीरियोडिक चेंज तो है नहीं। सुनामी हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, जितने भी चेंजेस हैं, ये सब जो भी डिजास्टर्स वगैरह है, जितने भी डिजास्टर है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट नहीं आते हैं। तो डिजास्टर्स वगैरह जो होंगे वो नॉन पीरियोडिक चेंज में आएंगे। और अगर इसके बाद देखेंगे तो कुछ चेंज होते हैं फिजिकल चेंज एंड सम आर केमिकल चेंजेस। अभी इस दो चेंज को अपन थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले ये जो है सिंपल सिंपल चेंजेस, वन इज फास्ट, वन चेंज इज स्लो, सम आर नेचुरल, सम आर मैन मेड, सम चेंजेस आर पीरियोडिक, सम आर नॉन पीरियोडिक, एंड सम आर फिजिकल केमिकल। और एक होता है डिजायरेबल चेंज एंड अनडिजायरेबल चेंज। डिजायरेबल चेंज की अगर बात करेंगे तो वो चेंज जो है विथ आवर विश, अगर अपनी इच्छा होगी तो वो चेंज कहलाता है। और सम आर अनडिजायरेबल चेंज, मतलब अपने इच्छा के विरुद्ध भी कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर मेरी इच्छा है कि आज सनसेट ही ना हो, तो ऐसे होता है क्या? नहीं, वो मेरे इच्छा पे डिपेंड नहीं है, मेरे डिजायर पे डिपेंड नहीं है, तो वो हो गया अनडिजायरेबल चेंज, जो अपने विश के ऊपर या अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, दैट आर अनडिजायरेबल चेंज। तो आई होप आपको पूरा बोर्ड क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ बेसिक चेंजेस। अभी अपन मेनली स्टडी करते हैं ये जो अपने टॉपिक का नाम ही है केमिकल चेंज, उसमें देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं।
एकदम बेसिक से आपको लेके जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं दो कॉलम बनाऊंगा, एक चेंज होगा फिजिकल चेंज एंड अदर विल बी केमिकल चेंज। अभी इन दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में करेंगे तो जल्दी याद होगा आपको। देखो फर्स्ट पॉइंट आएगा फिजिकल चेंज इज दैट चेंज। अभी देखो किसी भी सब्सटेंस को ना दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी एक सब्सटेंस, अगर ये पेन लेंगे, अगर मैं पूछूं आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है तो आप क्या बताओगे? या तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज आप उनको देखकर बता सकते हो, है ना, उनका आउटर अपीयरेंस देखकर, उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका शेप जो है पेन का, इसका कलर, है ना, इसका साइज, ये सब क्या हो गए? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये इसका जो इंटरनल कंपोजिशन हो गया वो होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अभी वाटर के बारे में देखेंगे, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आएगी? इट इज अ कलरलेस, राइट। ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, लिक्विड स्टेट में होता है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। और अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो जब उसकी अपन उसका फॉर्मूला देखेंगे H2O, उसका जो कंपोजिशन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हम सिर्फ देखकर बता सकते हैं क्या कि वाटर का कंपोजिशन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है? नहीं, ये देखने से तो नहीं बता सकते। तो ये जो है वो हो गई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। या वाटर किसके साथ कैसे रिएक्ट होता है, किसी सब्सटेंस के साथ, उसकी जो रिएक्शन स्टडी करना होता है, दैट इज अ केमिकल चेंज या फिर केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि बता रहे हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो अगर फिजिकल चेंज अगर अपन बात करेंगे, फिजिकल चेंज जो होता है वो उसके किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर होता है। फिजिकल चेंज ऑकर्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएंगे? साइज, शेप, कलर, एटसेट्रा, ये सब जितने भी है वो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो है दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। मतलब जो प्रॉपर्टी को अपन वे कर सकते हैं, जिसका अपन जिसको गिन सकते हैं अपन, दैट इज अ काउंटेबल, वो प्रॉपर्टी अलग होती है। और जिसको अपन गिन नहीं सकते, गिनती में नहीं गिन सकते, वो अलग प्रॉपर्टी होती है। इसके उसके दो टाइप होते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो फिजिकल चेंज जो है, फिजिकल चेंज ऑकर्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी का अपोजिट क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज ऑकर्स इन केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उसके जो भी उसका फॉर्मूला है, जो उसकी रिएक्शंस होंगे किसी अदर सब्सटेंस के साथ, उसको बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, या केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने को दिखने को मिलेगा। तो ये हो गया फर्स्ट। अभी सेकंड पॉइंट अगर बोलेंगे, देखो अगर एक मैं एग्जांपल ले लूँ फिजिकल चेंज का, तो सपोज स्ट्रेचिंग ऑफ रबर है, ठीक है, आई विल शो यू। अगर ये रबर है अपने पास, इसको अगर अपन स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी ओरिजिनल शेप इसका इतना सा था, अब जब मैंने इसको स्ट्रेच किया, दिस इज अ चेंज, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, राइट। जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। अब जब लेंथ इंक्रीज हो रही है इसकी, और जब इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ तो वापस उसकी लेंथ क्या हो रही है? ओरिजिनल शेप में आ रही है। मतलब ये जो फिजिकल चेंज है ये जो है टेम्पररी चेंज है, राइट, थोड़े टाइम के लिए है। थोड़ा सा स्ट्रेच किया फिर छोड़ा, अब जब उसको इतना स्ट्रेच किया, जब मैं इसके ऊपर का स्ट्रेन हटा रहा हूँ तो क्या उतने साइज में है? क्या नहीं है, वापस ओरिजिनल शेप में आ रहा है। तो दिस इज अ टेम्पररी चेंज। फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। और अगर केमिकल चेंज की बात करेंगे तो देखो, कोई अगर आप स्ट्रेचिंग ऑफ रबर इज अ फिजिकल चेंज क्योंकि साइज में चेंज हो रहा है। अब केमिकल चेंज की बात करेंगे, अगर आपने फूड प्रिपेयर किया है, कुकिंग ऑफ फूड अगर हुआ है, तो ये कुकिंग ऑफ फूड जो है उसको आप कुछ देर के लिए ही फॉर्म होता है, कभी देखा है आपने ऐसे? नहीं, एक बार जो फूड आपने कुक किया वो परमानेंटली हो गया है ना, उसको आप फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे ना तब भी वो वही रहेगा कुक होने के बाद। तो इसको क्या बोलेंगे? कुकिंग ऑफ फूड इज अ परमानेंट चेंज, राइट। कुकिंग ऑफ फूड इज अ परमानेंट चेंज। नाउ नंबर 3, अब फिजिकल चेंज के अंदर जैसे कि आपने जस्ट देखा, अब इसकी साइज जो है स्ट्रेच होने के बाद बढ़ रही है और वापस ओरिजिनल शेप में आ रही है, मतलब साइज क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है। सो फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस, दीज आर रिवर्सिबल। और अगर इधर बात करेंगे तो अगर आपने कोई सपोज आपने मेकिंग ऑफ टी हुआ है, आपने चाय बनाई है, तो क्या आप उस चाय को बाद में रिवर्स कर सकते हो? उसमें से दूध और शुगर वगैरह अलग कर सकते हो क्या? नहीं, एक बार जो हो गया तो चेंज परमानेंटली हो गया। सो इट इज अ इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। नाउ नंबर 4, अभी अगर देखेंगे अपन, जो ये फिजिकल चेंज है ना, इस चेंज के अंदर आपको केमिकल चेंज होने के लिए हीट
heat may be given और even not। यहाँ पे हीट लगती भी है या फिर कभी कभी तो लगती भी नहीं है हीट, ठीक है। और इधर केमिकल चेंज में बोलेंगे तो हीट मे बी एब्जॉर्ब, यहाँ पे चेंज के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, और इवॉल्व। और कुछ कुछ केमिकल चेंज में हीट क्या होती है, इवॉल्व भी होती है। दोनों में से एक तो होगा, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा फिजिकल चेंज में, हीट उसको एब्जॉर्ब मतलब लगती है, या फिर कभी कभी तो हीट लगती भी नहीं है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया नंबर 4। अभी नंबर 5 की अगर बात करेंगे अपन, अब जो फिजिकल चेंज में जो अपन ने सब्सटेंस लिया जिसका अपन चेंज कर रहे हैं, फिर से स्ट्रेचिंग ऑफ रबर लेते हैं अपन। जो रबर की जो आइडेंटिटी है वो चेंज होने के बाद, उसको स्ट्रेच करने के बाद क्या उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई? नहीं, रबर का रबर ही रह गया ना। मतलब जो चेंज है, फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस है अपना, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो मेंटेन रहती है। इन फिजिकल चेंज आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इज मेंटेन। आइडेंटिटी जो है सब्सटेंस की वो मेंटेन होती है। और अगर इधर बात करेंगे तो आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इज नॉट मेंटेन। आइडेंटिटी जो है सब्सटेंस की वो मेंटेन नहीं होती है, वो चेंज हो गई होती है, ठीक है, केमिकल चेंज में। इस तरह से ये 4-5 पॉइंट है। और अगर आगे अपन देखेंगे तो कुछ एग्जांपल लेते हैं अभी यहाँ पे फिजिकल चेंज में। अभी जो अपन ने सबसे पहले स्टडी किया वही लेता हूं मैं, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। और अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो और फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, हाँ, स्टेट चेंज। स्टेट चेंज ऑफ मैटर। अगर सब सपोज लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, सपोज वाटर है, वाटर की जो लिक्विड स्टेट होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, अगर उसको अपन ने फ्रीज किया तो वो हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। तो क्या वो जब सॉलिड स्टेट में चला गया तो क्या वाटर नहीं है? एक्चुअल में वाटर ही है। उसका फॉर्मूला देखेंगे तो H2O ही निकलेगा, और वाटर का लेंगे तो भी H2O निकलेगा। तो फिजिकल चेंज जो है, मतलब स्टेट चेंज जो होना जो है वो फिजिकल चेंज है। वहाँ पे आपका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सो इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। ऐसे बहुत सारे हैं, अभी आपको क्वेश्चन आंसर के वक्त बहुत सारे आएंगे। और अगर बात करूं मैं इधर केमिकल चेंज के एग्जांपल में, तो केमिकल चेंजेस के अंदर आएगा फर्स्ट एग्जांपल, कुकिंग ऑफ फूड ले लो, कुकिंग ऑफ फूड। देन बर्निंग, यू नो दैट बर्निंग मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कुछ भी बर्न करो आप, बर्निंग ऑफ सपोज पेपर है, अगर पेपर को बर्न किया तो उसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ एयर में से, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, सो दैट विल बी अ केमिकल चेंज। और अगर मैं टीयरिंग ऑफ पेपर बोलूंगा तो सिर्फ पेपर को मैंने फाड़ा है तो वो क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज, टीयरिंग ऑफ पेपर। ओके, ठीक है। और एग्जांपल इधर लेना चाहे तो बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर आ जाएगा, मेकिंग ऑफ टी आ जाएगा। जो भी चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकता दैट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। हाँ, बर्निंग ऑफ वैक्स, जो कैंडल होती है उसका जो वैक्स होता है उसकी जो बर्निंग होती है तो वो भी एक क्या है? बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज। और वही वैक्स अगर मेल्ट हो रहा है, सिर्फ मेल्टिंग ऑफ वैक्स अगर है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो वो हो जाएगा फिजिकल चेंज। वैक्स सिर्फ मेल्ट होना फिजिकल चेंज, और अगर वैक्स का बर्न हो रहा है तो वो केमिकल चेंज। आई होप आपको एग्जांपल नीचे तक दिख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है, थोड़े से ही दिखे हैं आपको। बर्निंग ऑफ वैक्स तक दिखा है, और इधर फिजिकल चेंज में मैंने नीचे लिखा है मेल्टिंग ऑफ वैक्स नंबर 4 पे, राइट। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको अपन फिजिकल एंड केमिकल चेंज में स्टडी करेंगे, ठीक है। आई विल रिपीट वंस मोर। ये जो फिजिकल चेंज है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर का एग्जांपल लिया है अपन ने, राइट। इस रबर को अपन स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी कौन सी साइज प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है? इसकी साइज और शेप में चेंज हो रहा है इस तरह से। तो ये जो चेंज है इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। चेंज होना किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना, इसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। देन फिजिकल चेंज जो है टेम्पररी होता है, राइट। और अगर इसे क्या थर्ड पॉइंट देखेंगे तो फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल चेंज है, उसको वापस आप ओरिजिनल शेप में ला सकते हो। हीट में बी गिवन और इवन नॉट। और आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मेंटेन। इसके अंदर जो सब्सटेंस आप ले रहे हो उसकी आइडेंटिटी मेंटेन है। अगर आप पेपर की बात करो, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर जब फाड़ोगे तो पेपर का पेपर ही रहेगा, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मेंटेन है।
और ये एग्जांपल्स हैं। आगे बात करेंगे तो केमिकल चेंज जो है वो इस टाइप का चेंज है जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सब्सटेंस के वो चेंज होते हैं, दैट इज अ केमिकल चेंज। ये जो चेंज है वो परमानेंट चेंज है ना, इरिवर्सिबल है, वापस आप रिवर्स नहीं कर सकते उसको। एक बार अगर आपने वैक्स को बर्न हो गया तो उसको वापस से कितना भी जलाओ तो आप उसको वापस से उसके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हीट में भी एब्जॉर्ब और हीट में भी इवॉल्व, आइडेंटिटी जो है सब्सटेंस की मेंटेन नहीं होती है, और इस तरह के उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चेंजेस दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अभी मुझे आपको ये बताना है कि अगर कोई सब्सटेंस में केमिकल चेंज हुआ है तो उसको पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। वहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे, वो आप ऑब्जर्वेशन को देख के आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। अभी वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं आपको, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। केमिकल चेंज इज हैपन, तो आपको समझेगा कैसे, तो वहाँ पे कुछ एग्जाम ऑप्शंस आपको समझ में आएंगे। सपोज एक तो वहाँ पे आपको रिलीज ऑफ गैस दिखेगा, रिलीज ऑफ गैस। आपको उस चेंज के अंदर से क्या दिखेगा, गैस वहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये समझ में आएगा, दैट इज रिलीज ऑफ गैस। या तो आपको फॉर्मेशन ऑफ बबल्स दिखेंगे, गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होते हैं। या फिर आपको चेंज इन कलर दिखेगा, चेंज इन कलर। तो समझ जाना है अगर आपको ऐसे कुछ चेंज दिख रहे हैं तो समझ जाना कि ये जो चेंज है वो कौन सा वाला है, केमिकल चेंज है। वहां से अगर कोई गैस रिलीज हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, इसके जैसे कुकिंग ऑफ फूड करते हैं ना अपन, तो गैस रिलीज होते हैं वहां से, है ना, स्टीम रिलीज होती है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होते हैं, कहीं पे कलर चेंज होता है, रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन होने से पहले अलग कलर का था, फिर केमिकल चेंज होने के बाद अलग कलर का हो गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। सो इन दिस वे दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। अभी ये हो गया अपना एक पार्ट, केमिकल चेंज। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट है केमिकल बॉन्ड वाला। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड मतलब क्या, केमिकल का वर्ड तो समझ में आ गया, अभी बॉन्ड का क्या है। बॉन्ड मतलब ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर का क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मेटल नॉन मेटल बोलो या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड जो है इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स अपने आप आपस में क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं टू फॉर्म अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड जो है ये मेनली होते हैं दो टाइप के। तो नंबर वन इसमें आता है आयोनिक बॉन्ड। नंबर वन इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी देखो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अभी आपने बहुत सारे केसेस में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी कि कुछ ना आयंस होते हैं, आयंस। आयंस होते हैं दो टाइप के, कौन से, एक तो आपको देखने को मिला होगा कैटायन, राइट, एंड सेकंड आपने सुना होगा, यस राइट, एनायन, कैटायन एंड एनायन। अब ये जो कैटायन एनायन होते हैं ना, ये होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर। ये जो आयोनिक बॉन्ड है ना, अभी इसकी डेफिनेशन आपको समझाऊंगा मैं, पहले ये आप समझ लो कि आयन्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, वन इज कैटायन वन इज एनायन। अब कैटायन जो होते हैं उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और एनायन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। कैटायन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एनायन इज हैविंग निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन जो है ना, अपने को पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें तीन कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। अभी जो कैटायंस है ना वो मेनली होते हैं मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, एंड व्हेन दे डोनेट इलेक्ट्रॉन दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो जितने भी मेटल्स होंगे वो आएंगे कैटायंस के अंदर, और एनायंस के अंदर आते हैं जनरली पूरे के पूरे नॉन मेटल्स, बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सो दे विल कम अंडर द एनायन, दैट इज निगेटिवली चार्ज एनायन, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अगर मैं बात करेंगे इसको डेफिनेशन कैसे करेंगे, भी पहले डेफिनेशन करते हैं आयोनिक कंपाउंड की, आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कैसे होगी, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज एनायन आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड के अंदर एक होता है पॉजिटिव चार्ज कैटायन,
दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज एनायन. So these compounds are called as ionic compounds. And the force of attraction between cation and anion is called as ionic bond. जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है आयोनिक बॉन्ड. अब इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं ना. पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या है? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की हो रही है. तो इलेक्ट्रॉन है मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए इसका और एक नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है. एमसीक्यू में आपको पूछते हैं which of the following bond is called as electrovalent bond? Type of bond is called as electrovalent bond. तो कौन से वाला है? आयोनिक बॉन्ड को ही नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो पॉजिटिव वाले कैटायन और नेगेटिव वाले एनायन का यूज होगा किसमें? आयोनिक बॉन्ड. आपको कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 3-4 एग्जांपल देते हैं वो लोग और बोलते हैं इसमें से आयोनिक कंपाउंड्स ढूंढो या फिर किसमें आयोनिक बॉन्ड है ये बताओ. तो आपको कैसे पहचानना है? उनको सिंपल ट्रिक है. आप देखना उसके अंदर ना, कंपाउंड्स के अंदर अगर एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है तो उनके बीच में कौन सा वाला बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा. उनके वो कंपाउंड्स कौन से होंगे? आयोनिक कंपाउंड्स होंगे अगर उनके बीच में एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है तो. राइट. अभी अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके. जैसे कि सपोज अगर मैं बात करूं, मैं एक मेटल लेता हूं, इधर लिखता हूं मैं एग्जांपल नंबर 1 सोडियम क्लोराइड NaCl. अभी देखो अगर आप ध्यान देंगे सोडियम जो है Na प्लस के स्टेट में है, राइट, एंड Cl माइनस. Na प्लस क्या हो गया इसके अंदर का? कैटायन. और Cl माइनस क्या हो गया? एनायन. एंड वी नो दैट सोडियम इज अ मेटल एंड Cl माइनस इज अ नॉन मेटल. सो NaCl सोडियम क्लोराइड इज अ आयोनिक कंपाउंड. तो ये जनरली क्या है अपने को पता है? दिस इज अ आयोनिक कंपाउंड. राइट. इस तरह से दूसरा अगर एग्जांपल लेंगे तो MgCl2 की बात करेंगे तो Mg मेटल है, Cl नॉन मेटल है, इट इज आल्सो आयोनिक कंपाउंड. और जितने भी मेटल नॉन मेटल के बीच के कंपाउंड्स हैं, KCl हो गया और KF हो गया, LiF हो गया, ठीक है, LiCl हो गया, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. और जैसे कि एग्जांपल लेंगे अपन तो CaCl2 हो गया, राइट. इस तरह के कंपाउंड जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स है. CaO हो गया. दीज आर द आयोनिक कंपाउंड्स इन विच वन इज मेटल अनदर वन इज नॉन मेटल. तो अभी आगे आपको एग्जांपल में बहुत सारे आने वाले हैं, तो उस वक्त और ज्यादा कवर करेंगे अपन. ठीक है. सेकंड वाले के पास चलते हैं, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड. सेकंड टाइप इज कोवैलेंट बॉन्ड. अब कोवैलेंट बॉन्ड को अगर आपको जानना है तो सिंपल ट्रिक होती है, सिंपल उसके अंदर मेथड है. डेफिनेशन अपन देखते हैं. नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है. अब जैसे कि अपन ने देखा था आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं. एक एटम से दूसरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पूरी तरीके से ट्रांसफर होते हैं. दैट इज अ आयोनिक बॉन्ड. अब कोवैलेंट बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर नहीं होंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? आपस में शेयर किए जाएंगे. इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में ही वर्ड आता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. राइट. कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी अगर बात करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, ये कंडीशन ही क्यों हो रही है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ रहा है एलिमेंट्स को? अभी देखो अगर मैं आपको बताऊं, अपन एक पीरियोडिक टेबल की ना एक रो लेते हैं. सपोज मैं अगर सेकेंड रो ले रहा हूँ, सेकेंड पीरियड उसको बोलते हैं, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो उसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. और अपन इनके इसके नीचे लिखते हैं वैलेंसीज लिखते हैं. वैलेंसी. लिथियम की वैलेंसी आती है 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन 3, 2, 1, 0. अब नियॉन जो है एक नोबल गैस है, उसकी वैलेंसी 0 होती है, अपने को पता है, बिकॉज उसका ऑक्टेट कंप्लीट है. उसको ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है. अभी लिथियम की बात करेंगे, उसकी वैलेंसी 1 है. लिथियम इज अ मेटल, तो अपने को पता है लिथियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. बेरिलियम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. बोरॉन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. अब जब बात करेंगे अपन कार्बन की, अब कार्बन के लिए अगर उसका अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6. एटॉमिक नंबर 6 है इसलिए इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 12 माइनस 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 आएंगे. ठीक है. ये ट्रिक है सिंपल सी. अब अगर इसकी बात करेंगे, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस. उसके फर्स्ट शेल जो होती है के शेल होती है, राइट. ये है के शेल.
अब इस के शेल के अंदर जब अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, तो 2, 4 आएगा। फर्स्ट शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, फर्स्ट शेल में। और सेकंड शेल में जाएंगे जो कि इसको बोलते हैं एल शेल, इसमें जाएंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी मुझे बताओ, अगर कार्बन, अब कार्बन को अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो उसके नजदीक में है नियॉन एटॉमिक नंबर 10 और उसके पहले आता है हेलियम एटॉमिक नंबर 2। कार्बन को अगर स्टेबल होना है तो या तो उसको हेलियम की तरह बनना पड़ेगा या फिर उसको नियॉन की तरह बनना पड़ेगा। दोनों भी केस में डिफरेंस आ रहा है 4 का, राइट। और अगर उसने एटॉमिक नंबर तो उसका 6 है, अगर हेलियम की तरह बनना गया तो 4 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा, नियॉन की तरह बनना है तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। और एट ए टाइम उसके शेल में से अगर 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, स्ट्रक्चर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए वो एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो नहीं कर सकता, और एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन मिलना भी मुश्किल है उसको, है ना। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि एक एटम उसको एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बट वो होता ही नहीं है। तो कार्बन जो है एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी कोई उसको नहीं मिलता है और इलेक्ट्रॉन उसको कोई देने वाला भी नहीं मिलता है। इसलिए वो जो है इलेक्ट्रॉन को ना ही 4 डोनेट करता है ना ही 4 एक्सेप्ट करता है एट ए टाइम। इस तरह से कार्बन जो है अब यहाँ पे क्या करेगा, अब आयोनिक बॉन्ड की डिफिनेशन अपन ने स्टडी की थी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी, तो ये सब क्या है, कैटायंस है, राइट। और ये वाले इधर के क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये सब क्या है, एनायंस है, राइट। बीच के बाद जो बीच में बचते हैं ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो नहीं कर सकते और उतने एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, ये तो ये लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ये लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, मतलब थोड़े उसका इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को यूज करने के लिए देंगे। अभी वो कैसे देंगे देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ आपको अभी यहाँ पे। अगर ये कार्बन है अपना इस तरह से, राइट, कार्बन की वैलेंसी है 4, मतलब उसके और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए। तो अभी ये कार्बन क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो करेगा दूसरे एलिमेंट्स को, ताकि वो भी उनके इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करें। अगर ये कार्बन के पास आ गया सपोज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 है, और हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना है तो उसको होना पड़ता है हेलियम की तरह, मतलब उसको और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन आएगा उसका इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन अपन एक्स से दिखाते हैं उसका। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या करेंगे, इस तरह से शेयरिंग करेंगे। मतलब कार्बन को मिल गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए, और हाइड्रोजन को मिल गया इसका इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए। अभी देखो कार्बन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, अभी एक एक्स्ट्रा, कितने हो गए, 7। उसी तरह और एक अगर हाइड्रोजन आ गया तो अब हो गए 9, और एक अगर हाइड्रोजन आ गया तो अब हो गए 10। मतलब इस तरह से कार्बन को ऑलरेडी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सपोज 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक मिल गया ये हाइड्रोजन से शेयरिंग करके, 7 हो गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 8, फिर 9 और ये फिर 10। इस तरह से वो स्टेबल हो गया। और बात करेंगे अगर हर एक हाइड्रोजन की, तो इस वाले हाइड्रोजन को मिल गया उसका 1 इलेक्ट्रॉन और सामने वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कितने मिल गए, 2। इसको ही बोलते हैं शेयरिंग करना, मतलब ना ही दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं और ना ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, ठीक है। तो इस तरह से एवरी हाइड्रोजन विल गेट स्टेबलनेस, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसी मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं, CH4, मतलब इसी का नाम क्या है, मीथेन मॉलिक्यूल, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इस तरह से उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन किया। अगर और एग्जांपल देखेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शो करता है ऐसे, किसको, एक एक ऑक्सीजन को शो करता है। अभी ऑक्सीजन की वैलेंसी है, सॉरी एटॉमिक नंबर है 8, और उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, दूसरे वाले कार्बन, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये कार्बन जो है इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये लोग आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, इस तरह से ऐसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यहाँ पे भी सेम केस होगी, इस तरह से ये लोग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब क्या फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं वो लोग। अगर बात करेंगे वाटर की, तो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, शेयर करता है इस तरह से, राइट। मतलब ऑक्सीजन को मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए और हाइड्रोजन को मिल गए एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए, तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, ठीक है। इस तरह से जो है वाटर मॉलिक्यूल हो गया, मीथेन मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और अगर बात करेंगे H2 मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर ये हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन
दोनों आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के शेयर करते हैं। मतलब ये हाइड्रोजन को मिल गए ये खुद का एक और उसका एक, दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये स्टेबल हो गया। और इस हाइड्रोजन को मिल गए दो इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। जैसे कि Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर Cl और Cl, ठीक है, दोनों ने क्या किया, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया। दोनों की वैलेंसी क्या है, 1 है, फ्लोरीन ग्रुप का मेंबर है वो। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Cl2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से वो भी स्टेबल हो गए इलेक्ट्रॉन शेयर करके। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, H2, Cl2, O2, O2 मॉलिक्यूल हो गया, F2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया। अब नाइट्रोजन के केस में तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है आपस में एक दूसरे के साथ, तीन तीन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। अभी कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन। अब जनरली जो है कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीटली नॉन मेटल के बीच में ही होता है। अगर मेटल नॉन मेटल की बात करेंगे तो आयोनिक बॉन्ड। और जितने भी देखोगे ना आप, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना। ये है स्ट्रक्चर्स ऑफ कुछ कंपाउंड्स जो कि जो है सम आर आयोनिक कंपाउंड्स एंड सम आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। इजी है आपको स्टडी। अभी इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें आपके और थोड़े एग्जांपल और थोड़े क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इस मैंने वैलेंसी क्यों दिखाई, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। ये जितने भी मेटल्स है ना, ये लोग देने वाले हैं इसलिए इनको अपन बोलते हैं कैटायन, ये लेने वाले हैं इसलिए एनायन। और जो कुछ बीच में बचते हैं फिर ये एलिमेंट्स बोलो या मॉलिक्यूल बोलो, ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे आपस में शेयरिंग करके अपनी जो है ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि एट ए टाइम इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या गेन करना उनको मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है कोई एटम एट ए टाइम उतने इलेक्ट्रॉन को दे, या फिर ये किसी और को इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। स्ट्रक्चर इनका कोलैप्स हो जाता है, इसलिए ये लोग इलेक्ट्रॉन उतने डोनेट नहीं करते हैं। सो दिस इज सेकेंड पीरियड का एग्जाम्पल मैंने लिया आपको और ये कंसेप्ट समझाई। कोवेलेंट बॉन्ड जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर होगा। कोवेलेंट कंपाउंड की डिफरेंस किस तरह से करेंगे, द कंपाउंड्स जिस तरह के CH4 है, वाटर है, CO2 है, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। सो द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड द bond which is formed by the sharing of electron is called as covalent bond, राइट। तो ये मेनली दो टाइप के आपको आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनके ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो वन बाय वन स्टडी करेंगे। और ये क्वेश्चन के ऊपर आपको जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने के देखोगे वो इजीली आपके कवर हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इसके पहले जितने वीडियो लेक्चर हुए हैं उसके ऊपर शायद आपके पूरे के पूरे एग्जाम्स हो चुके हैं, मे भी कुछ बचे भी होंगे तो वो आगे हो ही जाएंगे। इस तरह से अपन अभी जो नया शुरू कर दिया है केमिकल चेंज केमिकल बॉन्ड, अब आगे इसके आगे भी उसके एग्जाम्स वगैरह आएंगे। अगले वीडियो लेक्चर में अपन इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं वो कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। सो जितना सिखाया है उसके नोट्स बना लो, क्योंकि कंटिन्यूस उसके ऊपर क्वेश्चन आते रहेंगे कल भी, तो आपका आइडिया क्लियर होनी चाहिए कि बाबा हाँ ये चेंज यहाँ पर है, ये फिजिकल चेंज का पॉइंट ये था तो इसके ऊपर से ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है, ये वाला आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये वाले कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये सब आपको कल क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, बट आपके नोट्स पहले होने चाहिए। इतना मैंने बताया था वो सब आप आई होप आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे और वो आपको आगे हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।